जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का तत्काल संज्ञान लेकर उस पर कार्य किया जाएगा। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो अपना जन्मदिन कमेंट करें। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से कम हो वे ही कमेंट करें। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले। कुंडली में किसी प्रकार के दोष लगने पर विवाह में बाधा आती है तो आप संपर्क हमें कर सकते हैं 8521835670 पर 8521835670। अगर आप लव मैरिज को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें। आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वही हम में से कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनकी शादी तय नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ज्योतिष हाथ देखकर, कुंडली देखकर, चेहरा देखकर और जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी देते हैं कि उनकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। हालांकि इसमें सबसे सत्यता कुंडली में रहती है और कुंडली से यह पूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, तमाम तरह की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो आपके स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर यह पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। आप मामूली शुल्क पर अपने विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आपको जितनी भी जानकारी दी जाएगी वो तो लिखित या तो मौखिक के माध्यम से दी जाएगी और इसमें आपको जो है विस्तार से हिंदी में जानकारी दी जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं 8521835670 8521835670 पर। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए अथवा फोन कॉल के जरिए। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर आप वहां पर दिए गए फॉर्म को फिल करके आप कॉन्फिडेंशियल रहकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। हाल आपकी आयु 25 वर्ष से कम हो, अन्यथा आपकी कुंडली अनिवार्य है, कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य है। कुंडली में 5 प्रकार के दोष लगते हैं, उनमें से कोई एक दोष लगने से भी विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा केतु शनि के रहने पर शादी जो है 30 वर्ष के पश्चात होती है। तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान करा सकते हैं। अन्यथा आप कुंडली मिलान कर यह भी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन वो कैसा रहने वाला है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है, चूंकि केपी की वाणी पर ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही जानकारी दी जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं रहता है, ना ही इसमें कोई तार्किक बातें दी जाती है। महज अध्यात्म के दृष्टिकोण से और वेद शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाती है। अगर आपकी चंद्र राशि में से कोई एक है तो यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह से सत्य पर आधारित रहेगी। अगर आप जन्मदिन से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, नाम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सावन का महीना बेहद शुभ होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा, उपासना, आराधना की जाती है और पूरे जग में हर हर शंभू का नारा लगता रहता है और शिव के उद्घोष से जो है पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। तो शिव को यह समर्पित है महीना सावन का और सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अवश्य ही सावन के महीने में शिव जी की पूजा करें। और जब देवशयनी एकादशी की तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी विश्राम करने चले जाएंगे, तत्पश्चात जो है
शिव जी ही कार्यभार संभालेंगे। और उस दौरान आप सावन से लेकर कार्तिक के महीने तक अगर आप शिव जी की पूजा निष्ठावान होकर श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से करते हैं, फिर शिव जी आपके बेड़ा का पार अवश्य लगाएंगे और आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कालांतर से यह चला आया है, जिस भक्तों ने शिव जी की पूजा की है, जिन भक्तों ने शिव जी की पूजा की है, उनका उद्धार अवश्य हुआ है। माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की, तत्पश्चात उन्हें वर रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना सावन के महीने में करते हैं तो यकीन जानिए आपको भी भगवान शिव के अंश स्वरूप पति की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई ऐसा जातक है, लड़का है, अगर वो शिव जी की पूजा करता है तो उन जातकों को भी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा करने से शुक्र मजबूत होता है, शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। आप भी शिव जी की पूजा अवश्य करें। आइए उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूँ। यह जानकारी आपके लिए भी विशेष है और माता पिता के लिए तो बेहद खास ही रहने वाला है, क्योंकि अगर माता पिता इन नियमों का पालन करती हैं तो उनका जो उनके जातक जो है, यानी उनका लड़का या लड़की, तो उनका जो है वैवाहिक जीवन बेहद सुखमय रहता है। तो मनु जो है वो ऋषि मनु, उन्होंने कन्या के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं अपने शास्त्र में। तो उनमें से कुछ अंश स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कन्या का चयन करें तो वो अधिक अंग वाली ना हो, वाचाल ना हो, पिंगल ना हो, वर्ण वाली ना हो और ना ही रोगिणी होनी चाहिए, यानी उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, ना ही वो बहुत बोलने वाली हो और ना ही उसके शरीर में अधिक अंग हो। तो अगर इस तरह की कन्या है तो फिर कन्या का चयन करना चाहिए। विवाह में सपिंड विचार गोत्र प्रवर विचार करना चाहिए। विवाह में स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। कन्या एवं वर को चंद्रबल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। आसान शब्दों में कहे कि अगर कुंडली के चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चंद्रमा है, ऐसे जातक से विवाह नहीं करना चाहिए। गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें एवं 12वें में नहीं लेना चाहिए। विवाह में मांस ग्रहण के लिए व्यास ने कहा है कि माघ का महीना, फागुन का महीना, वैशाख का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, ज्येष्ठ का महीना, आषाढ़ का महीना कन्या के लिए सौभाग्यवती होती है। यानी कि इन महीनों में अगर विवाह करते हैं तो कन्या सौभाग्यवती है। बात करें नक्षत्र की, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त्र, ये नक्षत्र बेहद शुभ होते हैं। विवाह में सौर मास का ग्रहण करना चाहिए। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में विवाह करना शुभ माना जाता है और इन दिनों में अगर विवाह होता है तो कन्या सौभाग्यवती होती है। हालांकि विवाह में मंगलवार के दिन का चयन बिल्कुल ना करें। मंगलवार के दिन अगर विवाह करते हैं तो शास्त्र में इसका निषेध है। अगर करते हैं तो स्थानीय पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर जो है प्राथमिक पूजा कराने के पश्चात विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों का भी त्याग करें। इस प्रकार से अगर आप इन धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो फिर विवाह के पश्चात कन्या सौभाग्यवती जीवन जीती है। इसके अलावा स्पर्श का भी दोष विवाह में नहीं लगता है। वहीं बात करें कि 1 वर्ष में पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, ना ही कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह करना चाहिए। वर्ष भेद जरूरी है, कम से कम 6 महीने का जो है अंतर अवश्य ही रखें और उसके पश्चात ही पुत्र अथवा पुत्री के विवाह कर सकते हैं। एक ही मंडप पर 2 पुत्री अथवा पुत्री का शादी करना शुभ नहीं होता है। शास्त्र में इस प्रकार से निषेध है। इसके लिए वर्ष भेद अवश्य अनिवार्य है। शादी में जो है छींक का भी दोष नहीं लगता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शुभ कार्य करते उस समय कोई अगर छींक दे तो फिर उसे छींक अपशगुन माना जाता है। लेकिन विवाह में अगर कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और उस समय कोई अगर छींक देता है तो यह अपशगुन नहीं माना जाता है। स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है, यानी बड़े छोटों का पैर भी लग जाए तो विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। तो आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। आइए मैं आपको कुछ विवाह के कारक के बारे में बता देता हूं कि कैसे विवाह के योग बनते हैं और क्यों नहीं बनते हैं। तो अगर सप्तम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा नहीं है तो उसकी शादी शीघ्र हो जाएगी। अगर सप्तम भाव में समराशि है तो भी उसकी शादी शीघ्र हो जाएगी। सप्तमेश अगर बली है तो भी शीघ्र शादी हो जाएगी। सप्तम में अगर कोई ग्रह नहीं है तो भी शादी के योग बनते हैं। हालांकि अगर उनमें अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर विलंब होगा। किसी पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव सप्तमेश पर नहीं है तो शादी के योग बनते हैं। दूसरे 7वें 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में है और गुरु से दृष्ट है तो भी विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश की स्थिति आगे के भाव में 7वें भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं है तो भी विवाह के योग बनते हैं। कब शादी नहीं होती है तो सप्तमेश अगर शुभ स्थान पर नहीं बैठा है तो विवाह में देर होती है। सप्तमेश 6, 8वें या 12वें स्थान पर अस्त होकर बैठा है तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। सप्तमेश अगर नीच राशि में है तो भी विवाह के योग में देर होती है। सप्तमेश 12वें भाव में हो और लग्नेश या राशिपति सप्तम में बैठा है तो भी विवाह में देर होती है। चंद्र, शुक्र
के साथ हो, उनमें सप्तम में मंगल और शनि विराजमान हो तो भी विवाह में बाधा आती है। शुक्र और मंगल दोनों सप्तम भाव में हो तो फिर विवाह में बाधा होती है, आधी उम्र में शादी होती है। शुक्र मंगल दोनों पंचम या नवम भाव में हो तो भी विवाह में बाधा आती है। शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ हो और पंचम या नवी भाव में हो तो भी विवाह में बाधा आती है। शुक्र बुध शनि तीनों ही नीच के हो तो विवाह में बाधा आती है। तो कई प्रकार के जो है विवाह के कारण है जिसके चलते जो है विवाह में देरी होती है या विवाह नहीं होता है। तो विवाह के कारक गुरु और शुक्र माने जाते हैं। तो पहले मैं आपको गुरु मजबूत करने के कुछ उपाय बता देता हूं। तो गुरु मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम गुरुवार का व्रत तो आप अवश्य ही करें। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान अवश्य दें। पीले रंग की जो मिठाइयां और केले का इस दिन दान करना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। छत पर पक्षियों को, कौवे को दाना देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, इससे भी विवाह के योग बनते हैं। ब्राह्मणों एवं गरीबों को दही चावल खिलाएं तो भी विवाह के योग बनते हैं। रविवार और गुरुवार को छोड़कर अन्य सभी दिन पीपल के जड़ को जल से अर्घ देना चाहिए और पूर्णिमा और गुरुवार के दिन जो है बट वृक्ष की जो है 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। तो इससे जो है विवाह के योग बनते हैं। और ये सभी उपाय लड़कियां करें, ये गुरु को मजबूत करने से लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आसपास में बच्चे हैं तो उन्हें निःशुल्क सेवा दें पढ़ाई की, या तो आप स्टेशनरी की चीजें उन्हें गिफ्ट करें, इससे भी विवाह के योग बनते हैं। जब कभी मंदिर या दैवीय स्थल दिखे तो वहां पर अपना शीश अवश्य झुकाएं, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अक्सर लोग मंदिर दैवीय स्थानों से गुजरते हैं तो कुछ लोग मत्था टेकते हैं और कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी मंदिर परिसर या मंदिर के बगल से गुजरे तो अपना शीश अवश्य झुकाएं, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। खासकर लड़कियों के लिए तो यह बहुत जरूरी है। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के सम्मुख जो है घी का दीपक जलाएं और गुरुवार के दिन ही जो है गाय को रोटी खिलाएं, काली चींटी को जो है चीनी खिलाएं। ये सब अगर आप उपाय करते हैं तो विवाह के योग बनने लगते हैं। आइए अब मैं आपको शुक्र के गोचर के बारे में बता देता हूं और उन राशियों के बारे में बता देता हूं कि जो सावन में उनकी सगाई हो सकती है, सावन में रिश्ते तय हो सकते हैं, किंतु विवाह जो है नवंबर महीने में होगी। तो वो जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो 7 जुलाई को सिंह राशि में होगा और फिर 22 अगस्त को कर्क राशि में होगा, जबकि वो उल्टी चाल चलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा और तत्पश्चात जो है शुक्र का वक्री चाल चलकर जो है पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर वो सिंह राशि में जाकर फिर असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो चूंकि सावन 2 महीने का है, कुल 59 दिनों का है, तो सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो जाएगी और 29 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 महीने तक जो है सावन रहने वाला है। 1 माह अधिक मास है यानी मलमास है। मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन शादी की बातचीत हो सकती है, उसे अंतिम आयाम नहीं दिया जाता है, लेकिन रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो फिर मलमास समाप्त होने के पश्चात रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, किंतु बातचीत के दायरे को आगे बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो सावन के महीने में जो है सावन 2 महीनों का रहने वाला है। इसमें जो है शुक्र का गोचर मैंने आपको बता दिया है। गुरु वर्तमान समय से पूर्व से ही जो है मेष राशि में है। शुक्र जो है सिंह राशि से निकलकर फिर कर्क राशि में, कर्क राशि से निकलकर फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और राहु केतु के बारे में आपको ज्ञात है। राहु वर्तमान समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो 30 अक्टूबर को ये सभी राशियां भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। केतु जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से संयोग रहेगा। 59 दिनों में जो है विवाह के योग बनेंगे इन राशि के जातकों के, जो 8 राशियां हैं। तो उसमें जो है आइए उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सावन के महीने में आपने क्या करना है, सोमवार का व्रत तो अवश्य ही कीजिए अगर आप लड़के हैं तो, और शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें। राशि जो है प्रथम राशि मेष राशि के जातक है, क्योंकि मेष राशि में गुरु का गोचर हो रखा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में सगाई और शादी तय होने के प्रबल योग है। अगली जो राशि है वो मेष राशि से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च होते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी रिश्ते आ सकते हैं। सावन के महीने में आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। और सावन में अगर शादी ना हो, क्योंकि सावन के महीने में शादी कार्यक्रम नहीं होती है, तो अगर आप नवंबर में विवाह के योग बनेंगे। 23 नवंबर के पश्चात 30 नवंबर तक जो है विवाह के योग। तो अगली जो राशि है कर्क राशि है। कर्क राशि के पश्चात जो है मीन राशि कन्या राशि के जातक है। कन्या राशि में नवंबर महीने में ही जो है शुक्र का गोचर हो जाएगा। तो नवंबर के महीने में उनके लिए शुभ योग बनाएगा। वर्तमान समय में कन्या में जो है वो उच्च होते हैं बुध, इसके लिए जो है बुध के उच्च रहने के चलते कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। सावन के महीने में बुध के गोचर होने के चलते उनके लिए शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा कन्या राशि के जातक तुला राशि के जातक हैं। तुला राशि में गुरु उच्च के
गुरु जीवन साथी में भाव में बैठा पड़ा है, इसके लेखकों के शनि के मार्गी होने से ऐसा योग बनेगा। कुंभ राशि के जातकों के भी शनि के मार्गी होने से ऐसा योग बनेगा और फिर नवंबर महीने में आपके लिए सगाई के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि में जो है शुक्र उच्च के होते हैं, तो जब भी शुक्र राशि परिवर्तन करता है तो मीन राशि के जातकों के लिए कोई न कोई शुभ योग अवश्य ही बनाता है। इनमें से कई जातक के विवाह तय हो जाते हैं, लेकिन कई जातक मन स्थिति के चलते फैसले नहीं ले पाते हैं और इसी परिस्थिति में जो है उन्हें इंतजार करना पड़ जाता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर कहे 8 राशि के जातक हैं जिनके लिए शुभ योग बन रहा है और सावन के महीने में इनकी राशि शादी तय हो सकती है, सगाई हो सकती है और वहीं विवाह जो है नवरात्रि या तो फिर नवंबर महीने में होने के प्रबल योग है। आप नाम, जन्मदिन, जन्म समय के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भाई।